ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम देश की बात में। और आज हम देश की बात कर रहे हैं स्वामी अग्निवेश जी के साथ। अग्निवेश जी, अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया कि किस तरह से धर्म और संप्रदाय अलग है और लेकिन एक कर दिया गया है। ये जो बहरहाल एक कानून और व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो रही है पीके फिल्म को लेकर के, इस पर क्या आपको लगता नहीं कि साहब देश के गृह मंत्री को कुछ बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को कुछ इशारतन कहना चाहिए, कुछ तो हो ताकि ये बवाल थमे? देखिए कि वो चुप रह कर के भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, इनका पक्ष नहीं ले रहे हैं वो। और कानून व्यवस्था तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, उनको लेना चाहिए और मुझे लगता है कि ले रहे हैं वो। इनको जो था, इनको उम्मीद जो थी, ये जो गुंडागर्दी करने वालों को, कि सरकार इनके पक्ष में बोलने लगेगी, आ जाएगी खुल करके, वो नहीं आ रहा है। ये भी काफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि देश का बुद्धिजीवी वर्ग और हर तबके का वो खड़ा हो इस समय। पीके फिल्म जो है वो एक तरह से बहाना है, एक मुद्दा है जिस पर आज पूरे देश में बहस होनी चाहिए, अच्छी बहस होनी चाहिए, सैद्धांतिक बहस होनी चाहिए। और जितने सभी धर्मों के अंदर, यूसुफ भाई मुझे माफ़ कीजिएगा, इस्लाम में भी कम पाखंड नहीं है, हिंदुओं में तो बहुत ज़्यादा है और ईसाइयों में भी है, सिखों में भी है, सब जगह पर अंधविश्वास का बोलबाला है। सब दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं और लोगों को भेड़ बकरी की तरह से हाँक रहे हैं। ऐसे वैज्ञानिक युग में जब हमारे पास टेलीविज़न है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हम इन चीज़ों को यदि लाते हैं वैज्ञानिक ढंग से, तो आज के नौजवान बच्चे तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं सही सोच की तरफ आगे बढ़ने और के हमारा लिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जाए, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दिया जाए। आर्टिकल 51A इतनी ताकत के साथ कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का, सरकारों का और बड़े लोगों का तो है ही है, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वो साइंटिफिक टेम्पर को, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे, रिफॉर्म को बढ़ावा दे, सुधार को, हाँ, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा दे। तो ये सब चीज़ें तो इतनी बुनियादी हैं इंसानियत, इंसान की अपनी ज़िंदगी के लिए। मैं समझता हूँ कि ये वक्त है और पीके ने उस कमी को पूरा किया है। पहले एक ओ माई गॉड करके फिल्म आई थी, OMG, वो भी इसी दिशा में थी और ये उसी को और आगे बढ़ा रहा है। मुझे लगता है कि इस समय सारी ताकतों को, इसी तरह एक फिल्म आई थी पाकिस्तान में खुदा के लिए, उसमें भी एक बहुत ज़बरदस्त चोट की गई है कि इस्लाम के नाम पर जो धंधेबाजी चल रही है और जो गलत व्याख्या करके लोगों को गुमराह किया जाता है, उससे कैसे निपटा जाए, उसका भी एक विरोध हुआ था। तो ये धर्म के जो धंधेबाज हैं, ठेकेदार हैं, क्या उनके बीच एक कॉमन मिनिमम सहमति कहीं है कि अगर कहीं हमारे खिलाफ कोई बात होती है तो सब एक हो जाते हैं? सब एक हो जाते हैं कि सबके लिए उन्होंने धर्म को, मजहब को और इस तरह की चीज़ों को अपनी दुकानदारी बना रखी है। मैं तो ये बुनियादी सवाल भी उठाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को अपने बनाने वाले से, कहिए खुदा से, परमात्मा से रिश्ता जोड़ने के लिए, उसके साथ उसकी इबादत करने के लिए, ये बीच में कोई मिडिल मैन की, किसी दलाल की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ये कहाँ से आ जाते हैं? हम वेदों के अनुसार मानते हैं यूसुफ भाई कि ज़र्रे ज़र्रे में है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में, सृष्टि के कण कण में हम कहते हैं परमात्मा है। ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जितना भी चराचर जगत है पूरा ब्रह्मांड, उसके कण कण में परमात्मा है, जिसको आज साइंटिस्ट दूसरे तरीके से गॉड पार्टिकल कह रहा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी उनको एक कुछ ऐसा तत्व मिल रहा है जिसको डार्क एनर्जी या एंटी मैटर एनर्जी है उसके अंदर, उस एनर्जी को हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। देश में कई और मुद्दे हैं, मान लीजिए मसलन आतंकवाद का मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। अभी असम के पास बोडो में एक बड़ा एक हादसा हुआ और उसमें काफ़ी लोग मासूम मारे गए। उस पर सरकार ने फैसला किया कि साहब हम ऑपरेशन ऑल आउट चलाएँगे। तो क्या लगता है कि वो एक पॉलिटिकल एजेंडे से प्रेरित है? एकदम से आपने ऑल आउट की बात कर दी क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाले हैं असम में? नहीं, वो तो है, लेकिन जो दर्दनाक हादसा हुआ है, आदिवासी मारे गए। आदिवासी सबसे सीधे सरल और सबसे गरीब तबका है और असम के अंदर तो मैं खुद देख के आया हूँ, चाय बागानों में उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। और सारे झारखंड के और इधर से गए हुए भी बहुत पुराने आदिवासी लोग, संथाल वगैरह, वो सब बसे हुए हैं वहाँ पर।
अब उनके खिलाफ इस प्रकार से सुनियोजित षड्यंत्र करके और उनको एकदम से मार डालना, तो मुझे लगा कि ये सरकार की बहुत बड़ी फेलियर, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई कई बार हो लिया। होता रहता है, तीन जी चार महीने हाँ, बाद कोई बड़ी घटना होती जी। है। बाकी देश के कहीं और हिस्से में होता है तो सारा देश खड़ा हो जाता है, एकदम तिलमिलाता है मीडिया वगैरह। आसाम के बारे में अभी जो फ्लड्स श्रीनगर में आए तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, प्राइम मिनिस्टर भी गए 2-2 बार, और वहाँ फ्लड्स आए, उतनी तबाही वहाँ हुई, हमारा ध्यान नहीं गया उतना। इस बार मुझे खुशी है कि सरकार ने इसको सीरियसली लिया है, और इस तरह के जो बोडो आतंकवादी हैं उन लोगों का सफाया होना ज़रूरी है, वरना वो लोग किस हद तक जा सकते हैं। औरतों को, मासूम बच्चों तक को मार डाला उन्होंने। बहुत दर्दनाक है और बहुत ही विभत्स है, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पर, देश का भी एक वक्त है। एक और मोदी सरकार ने वादा किया था पहले कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद होता है या पाकिस्तान के खिलाफ हम कड़ा रुख अपनाएंगे, तो बातचीत रोक दी। ये बात, कड़ा रुख तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद सीमा पार से तो काफ़ी कई बार सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ। इधर देखिए पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवाद बहुत सर चढ़ा हुआ है, अभी कितने मासूम बच्चों की वहाँ भी उन्होंने हत्या की। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी बुरा आतंकवाद और अच्छा आतंकवाद का खेल चल रहा है? लखवी जो मुंबई हादसों का एक मास्टरमाइंड माना जाता है, बड़ा जिम्मेदार है, उसको ज़मानत मिल गई वहाँ पर, ऐसे लड़ेगा पाकिस्तान आतंकवाद से? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने जो आतंकवाद से लड़ने का मंसूबा बनाया, क्योंकि हम तो विक्टिम रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से आते रहे, और अभी ताज़ा से ताज़ा जो तहरीक तालिबान ने भी उनकी तरफ से वक्तव्य आया है कि हम लोगों को करवाया जाता था ये सब सेना के द्वारा। तो ये सब बहुत ही गंभीर बात है। पाकिस्तान को इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा है एक देश के रूप में। वहाँ बेनज़ीर भुट्टो तक की हत्या हुई है जिसका अभी तक फैसला नहीं हो पाया। कई बहुत नुकसान हुए हैं, आपस में उन्होंने खूब खूंरेजी की है। अब जो पेशावर की घटना के बाद एकदम से, क्योंकि सेना के स्कूल और बच्चों को मारा उन्होंने, तो आज सरकार और सेना इकट्ठी हो गई। पहले थोड़ा सा इन दोनों में भेद रहता था, और पूरा का पूरा उनका जितना भी है आईएसआई, सेना, सरकार और मीडिया, जनता, सब एक मंसूबे को लेकर के आतंकवाद के खिलाफ अब खड़े हो गए हैं। इस समय भारत को आगे बढ़ करके उनको मदद करनी चाहिए। ठीक है, वहाँ खड़े हो गए हैं और वहाँ फांसी भी दी जा रही है। हाँ, दी जा रही, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये इस समय वो अपने प्रजातंत्र को, सरकार को, राष्ट्र को बचाने के लिए अब एकदम से दांत भींच के सामने आए हैं। पहली बार पेशावर की घटना जितनी दर्दनाक थी उतना ही उसने अंदर से हिला दिया है, केवल पाकिस्तानियों को नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को, उन बच्चों को देख कर। तो आज मैं समझता हूँ कि आज भारत सरकार को ये लखवी वगैरह के मामले में इतना परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का कानून, वहाँ की अदालतें वो अपने ढंग से काम कर रही हैं। वहाँ बहुत लोग परेशान हैं वहाँ की अदालतों से। हमारे पुराने जनरल साहब भी फंसे हुए थे, तो अदालत ने उनको एकदम से हटाया, सारा कुछ किया। कहने का मतलब ये है कि अदालत ने किसी भी कानून के ढंग से उनको ज़मानत दी है, तो सरकार फिर कोशिश करेगी। हमें उम्मीद है कि नवाज़ शरीफ की सरकार और आज जो पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें हैं, बल्कि देखिए कि दूसरी जो तहरीक है, वो क्या है, पार्टी तहरीक इंसाफ, हाँ, वो भी आ गए। इमरान खान साहब भी इस काम में, जो आंदोलन कर रहे थे, वहाँ घेराव करके बैठे थे, वो भी अब अपना साथ दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आज पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो रहा है, और हम सब लोगों को मिल करके आतंकवाद को जड़ों से ख़त्म करने का मंसूबा, इसमें अफगानिस्तान भी, हिंदुस्तान भी, पाकिस्तान भी एक हो जाए, ये सबसे अच्छी चीज़ होगी। चलिए, बहुत सही बात आपने कही कि साहब सब एक हो जाएं और एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ें, तो शायद मजबूती से लड़ाई हो सकेगी और आतंकवाद पर जल्द ही काबू पाया जा सकेगा। बहरहाल स्वामी जी, आपके इस कार्यक्रम में आप आए और हमारे साथ चर्चा की, देश विदेश के मुद्दों पर चर्चा की आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त हो चला है। तो ये थे स्वामी अग्निवेश, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और बहुत ही साफगोई के साथ अपने विचार रखे। तो देश की बात में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।